हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को MED 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। चूँकि ये MPS सेकेंड ईयर का पेपर है MED 2, और ये आपको जानना चाहिए कि MED 2 में आपको पढ़ना क्या है। तो MED 2 में आपको पढ़ना है सतत विकास मुद्दे और चुनौतियाँ। सतत विकास मुद्दे और चुनौतियाँ आपको पढ़ना है। और ये चूँकि 4 क्रेडिट का पेपर है, तो 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो 2 घंटा का होता है, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम जो होगा वो 50 नंबर का होगा, और इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, और इसमें भी आप देखेंगे कि चूँकि इसमें आपको 5-5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और आप इसका जैसे एक का रहेगा तो एक क और ख है तो एक का हो गया 5, दूसरा का हो गया 5, अर्थात 10 ये हो गया। तो इस टाइप का आपको 5 प्रश्नों का मतलब देना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 5 ही प्रश्न आपको नहीं लिखना है, 10 प्रश्न लिखना है, लेकिन 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको एक में 2 रहेगा, 2 क्वेश्चन क और ख, दूसरा में क और ख, मतलब 5-5 नंबर, मतलब 10 नंबर हो गया। तो टोटल आपको क्वेश्चन 10 लिखना होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आपको 5 क्वेश्चन कहेगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, ठीक है। तो अब कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, ताकि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आए। एक चीज़ और बता दी, इसका जो पासिंग नंबर है वो आपको 20 नंबर है, ठीक है। 50 नंबर का जो भी एग्ज़ाम होगा उसका 20 नंबर पासिंग होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, सतत कृषि का क्या अर्थ है। सतत कृषि का क्या अर्थ है? उन प्रथाओं की विवेचना कीजिए जिनको अपनाकर सतत कृषि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ कि सतत कृषि का क्या अर्थ है। उन प्रथाओं की विवेचना कीजिए जिनको अपनाकर सतत कृषि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, DFID द्वारा दी गई सतत जीविका की परिभाषा लिखिए। 5 प्रकार की पूंजी परिसंपत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनसे व्यक्ति अपनी जीविका चाहता है। सतत जीविका परिणाम के लिए महत्वपूर्ण 4 शासन प्रबंधन के मुद्दों की व्याख्या कीजिए। अब सोचिए इसको कितना बड़ा ये क्वेश्चन हो जा रहा है, तो इसको बहुत संभल कर लिखने की आवश्यकता है। फिर मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ कि DFID द्वारा दी गई सतत जीविका की परिभाषा लिखिए। 5 प्रकार की पूंजी परिसंपत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनसे व्यक्ति अपनी जीविका चाहता है। सतत जीविका परिणाम के लिए महत्वपूर्ण 4 शासन प्रबंध के मुद्दों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सतत विकास क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास क्या होता है? अंतरा पीढ़ी और अंतःपीढ़ीय समता की अवधारणाओं की विस्तार से उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि सतत विकास क्या होता है? अंतरा पीढ़ी और अंतःपीढ़ीय क्षमता की अवधारणाओं की विस्तार से उदाहरण देकर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण तथा समाज पर औद्योगिकरण के 5 दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण तथा समाज पर औद्योगिकरण के
5 दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सतत विकास में सहभागिता और सहभागिता के महत्व की सरकार की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सतत विकास में सहकारिता और सहकारिता के महत्व की सरकार की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास में सहभागिता और सहभागिता के महत्व की सरकार की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लैंगिक विषमता क्या है? लैंगिक विषमता क्या है? पर्यावरण बचाने तथा सतत विकास में लैंगिक विषमता किस प्रकार बाधा उत्पन्न कर सकती है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि लैंगिक विषमता क्या है, पर्यावरण बचाने तथा सतत विकास में लैंगिक विषमता किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सतत विकास के लिए बहुआयामी उपागम से आप क्या समझते हैं? सतत विकास के लिए बहुआयामी उपागम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सतत विकास के लिए बहुआयामी उपागम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास से संबंधित क्षेत्रों में भूमंडलीय ताप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर वह क्वेश्चन को दोहराता हूँ कि सतत विकास से संबंधित क्षेत्रों में भूमंडलीय ताप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। देखिएगा कि ये क्वेश्चन लगभग प्रत्येक वर्ष आता ही आता है और वर्तमान समय में ये समस्या भी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर सार्क का क्या प्रयास रहा है, विवेचना करें। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर सार्क का क्या सार्क का क्या प्रयास रहा है, विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का विकास और सतत विकास के संदर्भ में इसकी क्या नीति रही है, व्याख्या करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, विश्व व्यापार संगठन का विकास और सतत विकास के संदर्भ में इसकी क्या नीति रही है, व्याख्या करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास क्या होता है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सतत विकास क्या होता है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सतत विकास पर औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं वह क्वेश्चन को दोहराता हूँ कि सतत विकास क्या होता है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सतत विकास पर औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सतत विकास क्या है? सतत जीविका प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की पूंजी परिसंपत्तियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सतत जीविका क्या है? सतत जीविका प्राप्ति के लिए सतत जीविका क्या है? सतत जीविका प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की पूंजी परिसंपत्तियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भूमंडलीकरण की व्याख्या कीजिए। भूमंडलीकरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके मुख्य अंगों का उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकरण के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कैसा प्रभाव पड़ा है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि भूमंडलीकरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके मुख्य अंगों का उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकरण के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कैसा प्रभाव पड़ा है? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र तल में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इसका आकलन कठिन क्यों है?
समुद्र तल में वृद्धि के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि समुद्र तल में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इसका आकलन कठिन क्यों है, समुद्र तल में वृद्धि के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। कृषि वानिकी किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि वानिकी किसको कहते हैं? खेत की सीमा के साथ साथ लगाए जाने वाले बहुउद्देशीय वृक्षों के उदाहरण तथा लाभ बताइए। फिर मैं वहाँ प्रश्न को दोहराता हूँ कि कृषि वानिकी किसको कहते हैं? कृषि वानिकी किसको कहते हैं? खेत की सीमा के साथ साथ उगाए जाने वाले बहुउद्देशीय वृक्षों के उदाहरण तथा लाभ बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में वन्य प्राणी तथा वन से संबंधित पर्यावरणीय कानून का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वन्य प्राणी तथा वन से संबंधित पर्यावरणीय कानून का वर्णन कीजिए। ये मैंने आप लोगों को 15-16 प्रश्न दिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका बहुत सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं और आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे ढंग से लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।